यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को किनशिप, कास्ट एंड क्लास के बारे में, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दे दी थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से भारतीय जो समाज था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच, और उसमें स्त्री और पुरुष में क्या क्या विभिन्नताएं थी, वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, विवाह के प्रकार, 8 नियम, और ये सभी प्रकार की चीज़ें मैं आपको पिछले चैप्टर में या पिछले पाठ में बता चुका था। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछला जो वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का बेसिक, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, क्योंकि और ये वीडियो भी उस पहले चैप्टर पे ही डिपेंड होने वाली है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि महाभारत सामाजिक मापदंडों का एक अध्ययन का स्रोत है। ठीक है, कैसे है मैं वो बताऊंगा आपको। फिर ब्राह्मणी नियमों का अनुसरण ना होना, ये इस टाइप के सभी टाइप के मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन शुरू करेंगे कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मापदंडों का अध्ययन अध्ययन में या थोड़ा रह गया है, उसको देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी, करने का अच्छा स्रोत है। इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि महाभारत जो है, मैंने आपको बताया था कि थर्ड चैप्टर में जो मुख्य रूप से रेफरेंस जो लिया गया है वो महाभारत का लिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन ये आता है कि महाभारत में हमें प्राचीन समाज यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच समाज के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है, लेकिन जो उसको एक्सप्लेन किया है वो बहुत कम किया है। इसका एक कारण दोस्तों ये है क्योंकि ये सभी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन डिटेल में कर चुका था। यहाँ बस मैंने आपको एकेडमिक रूप से ये बताया है कि पेपर किस तरीके से सॉरी क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट और उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, लेकिन मैंने इन पॉइंटों को पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, तब जाकर आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि महाभारत किस प्रकार प्राचीन समाज को जानने का एक अच्छा स्रोत है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि महाभारत में ऐसी बहुत सारी कहानियां और किस्से हैं जो हमें वहाँ या उस समय के पारिवारिक सिस्टम को या समाज को दर्शाती है। तो सबसे पहली बात हमें देखने को मिलता है कि महाभारत बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन। तो महाभारत में हमें एक चीज़ देखने को मिली कि महाभारत बंधुता, मैंने आपको बताया बंधुता का मीनिंग होता है किनशिप यानी फैमिली। तो इस समय फैमिली का जो स्ट्रक्चर जो था, ये जो फैमिली के जो रिश्ते थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, परिवर्तित होने लगे। इसका जो हमारे पास स्पष्ट उदाहरण है वह कौरव और पांडवों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष होना। दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात का ज्ञान होता है कि उस समय परिवारों में किस तरीके से सामाजिक चेंजेस आ रहे थे, और परिवार जो था वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पितृवांशिकता का मजबूत होना। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो उस समय पैट्रियार्किकल जो सिस्टम था, पैट्रिलिनियल जो सिस्टम जो था, यानी पितरों की सत्ता, अब वो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। क्योंकि आपको पता होगा कि महाभारत में जो बेसिकली जो जीत हुई वो पांडवों की हुई, तो इससे पता चलता है कि जो पितृ सत्ता थी वो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। उसके बाद सामाजिक बुराइयां, तो महाभारत में हमें अच्छाइयों के साथ साथ कुछ सामाजिक बुराइयां भी देखने को मिली। जैसा कि आप जानते होंगे कि महाभारत में कौरव और पांडव जुआ खेलते हैं सत्ता को लेकर, या जिसमें पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय लोग नशा या कुछ सामाजिक बुराइयां, सत्ता, लालच इत्यादि जैसे सामाजिक बुराइयों का भी जन्म हो चुका था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बेसिकली वही चीज़ें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई कि विवाह के नियम, हमें बहुपति के भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे पांडव बहुपति का एक उदाहरण है, बहुपत्नियों के भी उदाहरण मिलते हैं। विवाह के प्रकार हमें अंतर्विवाह भी मिलता है, हमें बाहिर विवाह, भीम व अडिम्बा का विवाह। ठीक है, और वहाँ पर स्त्रियों का स्थान क्या था वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। युद्ध की कहानी, महाभारत खुद ब खुद एक युद्ध की कहानी है जो हमें समाज के बारे में प्रदर्शित करती है। फिर विभिन्न चरित्र, हमें महाभारत में हर टाइप का
यानी लगभग हजारों टाइप के चरित्र मिलते हैं। अच्छे से अच्छा इंसान, बुरे से बुरा इंसान, शक्तिशाली से शक्तिशाली इंसान, हर टाइप का जो कैरेक्टर है वो हमें महाभारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर एकेडमिक रूप से बताया कि महाभारत से यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये दोनों ही क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आए थे, सॉरी 2017 के एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आते। और मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन थे उस समय के अकॉर्डिंग काफ़ी टफ क्वेश्चन रहे थे, क्योंकि बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आए थे। लेकिन क्वेश्चन दोनों ही कहाँ से थे, थर्ड चैप्टर से। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगा। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन दिए, लेकिन दोनों का जो आंसर है वो लगभग सेम रहने वाला है। जो पहला जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ते हैं। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। उन साक्ष्यों यानी सबूतों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का अनुसरण नहीं होता था। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि हमें ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि उस समय जो ब्राह्मणीय नियम थे विवाह और परिवार से संबंधित, उन नियमों का अनुसरण नहीं होता था। यहाँ हम साक्ष्यों के साथ बात करेंगे। उसके बाद 8वां में क्वेश्चन देखिए, 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, लेकिन तरीका पूछने का अलग अलग है। तो इसको भी मैं एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में विविधता के कारण हमेशा से ही लोगों के रीति रिवाज ऐसे रहे हैं जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक ब्राह्मणीय विचारों से प्रभावित नहीं हुए थे। कथन की परख कीजिए। तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि भारत जो रहा है, भारत का जो उपमहाद्वीप है, यानी जो भारत का जो पूरा एक कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, इसमें आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी आ जाते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर हमें बहुत सारी विविधता यानी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लोगों की भाषा, कल्चर, धर्म, जाति के आधार पर। और यहाँ के जो लोगों के रीति रिवाज है वो हमेशा से ब्राह्मणीय नियमों से प्रभावित नहीं हुए थे, लगभग 600 से 600 ईसा पूर्व के आसपास। तो कुल मिला के दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर है वो सेम ही रहने वाला है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा में कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्राह्मणीय नियमों का अनुसरण ठीक से नहीं होता था। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट हमें देखने को मिलता है पितृवंशिकता का या पैटर्लिनी का पालन ना होना। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पितृसत्ता का अर्थ होता है जो परंपरा पिता फिर पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र तक चलती है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, यदि महाभारत का जो मुख्य कारण था वो पितृसत्ता ही थी, क्योंकि धृतराष्ट्र का मानना था कि जो सत्ता उनके बेटों के पास जाए, जबकि पांडवों का कहना था कि ये जो हमारी संपत्ति थी वो उनके पिता पांडु की थी। तो इसलिए कौरव और पांडव आपस में सत्ता को लेकर संघर्ष किया। यदि पितृवंशिकता को अच्छे से मान लिया जाता तो शायद ये युद्ध ना होता। तो आप कौरव और पांडवों का उदाहरण लेकर यहाँ पर ये स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है विवाह के प्रकार। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है नोट्स में, वो थोड़ा मैनेज कर लेना। विवाह के प्रकार, जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग 8 विवाह होते थे, लेकिन ब्राह्मण इनमें से केवल 4 विवाह को उत्तम मानता था और 4 विवाह को निंदनीय यानी गलत मानता था। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो गलत मानता तो ऐसे विवाह में देखने को नहीं मिलते। ऐसे में बहुत सारे विवाह देखने को मिलते हैं जो ब्राह्मणीय नियमों के खिलाफ थे, जैसे भीम और हिडिंबा का विवाह। तो उस समय इसको उस समाज के अनुकूल नहीं माना गया। और ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो ये दर्शाते हैं कि जो ब्राह्मण जो थे उनके नियमों का पालन नहीं होता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट सातवाहन। जी हाँ दोस्तों, सातवाहन एक हमें बिल्कुल विपरीत एक ब्राह्मणीय नियमों का एक उदाहरण है। इसके बहुत सारे पॉइंट है, देखिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहली बात देखिए, सातवाहन जो राजा थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा था। उनका मानना था कि वो स्वयं ब्राह्मण है। ठीक है, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। हमें नासिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि सातवाहन राजा अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणीय ग्रंथ राजा केवल कौन हो सकता था, क्षत्रिय। लेकिन सातवाहन अपने आप को क्या कहते थे, ब्राह्मण। तो इस तरीके से पहली बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों ने अपने नियमों का अनुसरण नहीं किया।
फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सातवाहन जो थे वो मात्र वंशिकता का प्रयोग कर रहे थे, मात्र सत्ता का नहीं, मात्र वंशिकता का। यानी जो सातवाहन जो किंग होते थे वो जो सरनेम जो यूज करते थे वो अपने पिता का नहीं, अपनी माता का यूज करते थे, यानी अपनी माता का गोत्र लगाया करते थे। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर देता हूँ, उसका मतलब यह नहीं है कि वो लोग मात्र सत्ता का प्रयोग करते थे, नहीं, वहाँ पर जो संपत्ति के जो राइट थे वो बेटे को ही मिलते थे। लेकिन अगर हम बात गोत्र की करें तो गोत्र वो अपनी माता का लगाते थे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि सातवाहन राजाओं ने अंतर्विवाह को मान्यता दी, जबकि ब्राह्मण इन विवाह को गलत माना करते थे। ब्राह्मण सपोर्ट करते थे बाहरी विवाह का, जबकि सातवाहन जो किंग थे उन्होंने अंतर्विवाह को मान्यता दी या अंतर्विवाह किए, ठीक है। तो ये तो 3 पॉइंट है, एक तो अंतर्विवाह, फिर ब्राह्मण होना और दूसरा अपनी माता का गोत्र होना। तो इससे स्पष्ट होता है कि सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणीय नियमों का अनुसरण ठीक से नहीं किया। उसके बाद आता है निषाद वर्ग। देखिए दोस्तों, उस समय समाज में कुछ ऐसे वर्ग थे, मैंने आपको बताया था, जो 4 वर्णों की कैटेगरी में शामिल नहीं होते थे। तो उसमें से एक था निषाद वर्ग। निषाद वर्ग वह वर्ग होता था जो जंगलों में रहा करता था। और आपने शायद एकलव्य की स्टोरी पढ़ी होगी, क्योंकि एकलव्य भी एक निषाद था। तो ब्राह्मणीय नियमों का जो एक इम्पैक्ट जो था वो इन वर्गों पर नहीं पड़ता था, क्योंकि ये वर्ग जो थे वो सामाजिक दूरी बनाकर रखते थे, उनको समाज में अछूत की दृष्टि से देखा जाता था। आपको याद होगा कि द्रोणाचार्य ने निषाद को यानी एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है वो है प्रभावती गुप्त। दोस्तों वैसे तो ये जो हमने उदाहरण लिया है ये हमने लिया 2nd चैप्टर से, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसी अध्याय की कि उस समय महिलाओं के पास कोई राइट नहीं था अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का। लेकिन हमें एक ऐसा ग्रंथों में एक उदाहरण देखने को मिलता है, प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त, एक गुप्त शासक की बेटी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो हाँ, यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उनके पास अपने प्रॉपर्टी राइट थे, अपने पास उनकी निजी संपत्ति थी, और उन्होंने ब्राह्मणों को बड़े स्तर पर भूमि दान भी दिया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि जैसा कि ब्राह्मणी ग्रंथ कहते हैं कि महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमें इसके विपरीत कुछ ऐसे नियम मिलते हैं या कुछ ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं जो इन नियमों को अनुसरण नहीं करते थे। फिर 6 पॉइंट जो हमारा है वो है जैन व बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको जैन व बौद्ध धर्म वाले टॉपिक में चैप्टर नंबर 4 में आपको काफ़ी विस्तार से बताया था कि जैन व बौद्ध धर्म के उदय होने का एक मुख्य कारण ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करना था। क्योंकि जो ब्राह्मणीय नियम थे, जैसे सामाजिक प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने दोनों ने इस व्यवस्था को टाल दिया। उसके बाद अक्षत्रिय राजा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मणों का मानना था कि राजा केवल क्षत्रिय हो सकता था, ठीक है, जो 2nd वर्ण था। लेकिन हमें कुछ ऐसे नियम भी मिलते हैं, कुछ डिबेट्स है, कुछ वाद विवाद है कि जो कुल राजा वर्ग तो था यानी शासक वर्ग तो था, लेकिन उसका जो कुल था वो क्षत्रिय नहीं था, ठीक है। जैसे इसमें हमें 3 उदाहरण है। एक तो सातवाहन, मैंने सातवाहन को बताया कि सातवाहन अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, जबकि वो क्या थे, राजा थे। जबकि राजा कौन हो सकता है, केवल क्षत्रिय, लेकिन सातवाहन एक ब्राह्मण थे। फिर आता है शुंग, जो मौर्यों के बाद आए, तो वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। पुष्यमित्र शुंग जो था उसने बृहदर्थ को, मौर्य सम्राट जो अंतिम सम्राट था, उसको पराजित किया और ब्राह्मणों की सत्ता को कायम किया। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ दोस्तों एक डिबेट का विषय है कि कुछ लोगों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त जो वंश था, मौर्य जो वंश था, वो शूद्र कैटेगरी थी, ठीक है ना, जो 4th वर्ण था वहाँ से आया था। तो यहाँ पर हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि उस समय राजा केवल वो हो सकता था जो सत्ता और जिसके पास संपत्ति होती थी, ठीक है ना, यानी पावर होती थी। तो राजा कोई भी बन सकता था, ऐसा कंपलसरी नहीं था कि राजा का क्षत्रिय होना ज़रूरी था, ठीक है। जिसमें शक, मलेच्छ भी आ जाते, कुषाण। अब कुषाण बाहर से आए थे लेकिन वह राजा थे, ठीक है ना। इस तरीके के उदाहरण आप उसमें लिख सकते हैं। 8 पॉइंट आता है आपका चंडाल वर्ग। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल दी थी कि चंडाल वर्ग भी एक ऐसा वर्ग था जो 4 वर्णों से परे माना जाता था। इन 4 वर्णों में इनका कोई भी योगदान नहीं था, या मतलब इनकी कैटेगरी नहीं थी। चंडालों को हमेशा अछूत माना जाता था। और चंडालों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से चर्चा
की है। फिर प्रतिलोम विवाह को भी गलत माना जाता था। जब कोई नीची जाति उच्च जाति से शादी कर लेती थी तो इनको भी गलत माना जाता था। फिर 10 और लास्ट पॉइंट है मलेच्छ व बर्बर लोग। जी दोस्तों, मलेच्छ और बर्बर, मलेच्छ को वैसे एक वर्ड है नीच। नीच वर्ड जो यूज़ किया गया है ना, मलेच्छ जो वर्ड यूज़ किया गया बेसिकली वो किया गया जो बाहर से जो शासक आए थे। मैंने आपको बताया था जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बाद कुछ यूनानी राजा जिसमें कुषाण, शक, पार्थियन वगैरह आए थे, तो ब्राह्मणों ने इनको शुरू शुरू में मलेच्छ का नाम दिया या घुमक्कड़ कहा गया, क्योंकि ये लोगों को हमेशा से अछूत की दृष्टि से देखा गया। लेकिन यह लोग शासक संपन्न थे, मजबूत थे, इसलिए बाद में इनको निम्न क्षत्रियों का दर्जा दे दिया गया। तो मलेच्छ का मतलब यहाँ किससे है? अछूत से। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने आपको इस पॉइंट में 10 पॉइंट दिए हैं। आप 8 पॉइंटों को अच्छे से अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त यहाँ पर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम अगर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, महाभारत बंधुता, विवाह तथा पितृवंशिकता की एक कहानी इस कथन की परख की। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑलरेडी हम आंसर कर चुके हैं और इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखिए क्या लिखा है, महाभारत बंधुता। देखिए बंधुता का मीनिंग मैं बार बार आपको रिपीट कर चुका हूँ। बंधुता का मीनिंग होता है फैमिली। विवाह, पितृवंशिकता। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर सब कुछ लिख देना है। इन सभी के बारे में मैंने पहली वीडियो में काफ़ी अच्छे से चर्चा करी है। तो महाभारत कौरव यानी बंधुता की कहानी है। कैसे? क्योंकि इसमें कौरव और पांडवों का वर्णन है। फिर परिवार क्या होता है, परिवार के रिश्तों में क्या क्या फ़र्क आया या क्या क्या चेंजेस आए। फिर पितृवंशिकता क्या है, मातृवंशिकता क्या है, विवाह के नियम क्या है, अंतर्विवाह क्या है, बाह्यविवाह क्या है। ये सभी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिख देनी है और आपको इस तरीके से नंबर में नंबर मिल जाएंगे। आप पॉइंटों को देखते रहिए। ये सभी पॉइंट मैंने आपको अच्छे तरीके से पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, इसको अच्छे से कर लेना। ये सभी पॉइंट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए, इसलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों ये एकेडमिक क्वेश्चन है कि इतिहासकार जब किसी साहित्य को देखते हैं तो सबसे पहले वो कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे इसमें सबसे पॉइंट है भाषा। इतिहासकार किसी ग्रंथ को समझने के लिए सबसे पहले उसकी भाषा को जानते हैं। जैसे महाभारत की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। फिर दूसरा पॉइंट, ग्रंथ की विषय वस्तु। इतिहासकार किसी ग्रंथ को समझने से पहले उसकी विषय वस्तु देखते हैं कि जो वो ग्रंथ है वो किस टाइप का है, उपदेशात्मक है या आख्यान है, कहानियों वाला है या शिक्षा वाला है। ठीक है, इस तरीके से। फिर ग्रंथ का प्रकार, जो वो ग्रंथ है वो मंत्र वाला ग्रंथ है या अनुष्ठान या ग्रंथागार सुनने वाला ग्रंथ है। तो जब कोई भी इतिहासकार होता है वो अच्छे अच्छे ग्रंथों को जब स्टडी करता है तो उनको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लेनी पड़ती है पहले से। उसके बाद लेखक के बारे में जानकारी। तो इतिहासकार सबसे पहले ये जानना चाहता है कि ये जो ग्रंथ है वो किस लेखक ने लिखा है। फिर ग्रंथ का रचना काल, ये ग्रंथ कब लिखा गया और किस समय लिखा गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो सातवाहन राजाओं का गोत्र। ठीक है, मैं इसको आपको बता चुका था लेकिन मैं आपको यहाँ फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सातवाहन जो गोत्र था, सातवाहन अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। सातवाहन बहुपत्नी प्रथा के पक्ष में थे, जो होता था नॉर्मली होता था। लेकिन सातवाहन यहाँ पर अपनी माता का गोत्र यूज करते थे, ना कि पिता का। ठीक है। और सातवाहन अंतर्विवाह यानी एक ही गोत्र के भीतर विवाह भी करते थे। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि जो सातवाहन जो थे, सातवाहन जो रूलर थे या राजा जो थे, वो हमेशा ब्राह्मणी नियमों के खिलाफ रहे थे। उसके बाद अक्षत्रिय राजा, इसको भी मैं आपको बता चुका था कि राजा ब्राह्मणी नियमों के अनुसार क्षत्रिय हो सकता था। लेकिन हम ऐसे कोई उदाहरण मिलते हैं कुछ जिसपे हमें पता चलता है कि जैसे मौर्य शूद्र थे, शुंग ब्राह्मण, सातवाहन ब्राह्मण थे। लेकिन शक और कुषाण ऐसे शासक थे जिन्हें विदेशी बर्बर माना जाता था। बाद में इन्हें निम्न क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया था। बेसिकली मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि राजा वह व्यक्ति बन सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सकता था, यानी जो शक्तिशाली हो सकता था वह राजा बन सकता था। ठीक है दोस्तों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन और है, मैं इसको भी समझा देता हूँ कि महाभारत का ये 2 क्वेश्चन आया था 2019 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपको अकॉर्डिंग, लेकिन आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। ये फर्स्ट पेज पे लिखा है लेकिन हमने इसको पहले नहीं पढ़ा, इसको हम समझते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो एक इतिहासकार तो नहीं, एक विद्वान थे वी एस सुधांकर।
उन्होंने 1919 में एक परियोजना की शुरुआत करी। उन्होंने क्या किया कि भारत में जितने भी महाभारत के संस्करण थे उन सबको एकत्रित किया और उसमें समानता और असमानता को निकाला। तो इनकी जो रिपोर्ट थी वो लगभग 13,000 पेजों में छपी। ठीक है, उसके बाद इनको इस परियोजना को पूरा करने में 43 वर्ष लगे। और इसमें दो बातें महत्वपूर्ण थी। पहले कि उत्तर से दक्षिण तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिलती है, यानी महाभारत की जो कहानियाँ हैं वो हमें साउथ से लेकर नॉर्थ, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक उसमें काफ़ी समानताएं हैं। दूसरा कि महाभारत में समय अनुसार बहुत सारी कहानियों को साथ साथ जोड़ा गया था, इसलिए वो एक डायनेमिक था, यानी वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अगर आपको ये समझ आए तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो उसको याद कर लेना, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा अब की बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? क्या महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात हम समझते हैं कि गतिशील का अर्थ क्या होता है। गतिशील का मतलब होता है कि जिसमें परिवर्तन आ रहे हैं, जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जी आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ महाभारत एक गतिशील है, यानी महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है। तो कैसे है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, महाभारत को गतिशील बनाने के लिए बहुत सारी वजह हैं। पहला पॉइंट है 1000 साल तक रचना। यहाँ दोस्तों महाभारत जो ग्रंथ है वो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में नहीं लिखा गया था। महाभारत को लगातार 1000 साल तक लिखा गया था, जिसका टाइम पीरियड 500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, 1 लाख से अधिक श्लोक। जी हाँ दोस्तों, महाभारत की जब रचना हुई थी तो केवल उसमें 10,000 श्लोक थे। आप ध्यान से सुनना, केवल उसमें 10,000 श्लोक थे। लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार महाभारत की जो कहानियाँ किस्से थे वो बढ़ते गए, और धीरे धीरे जो श्लोकों की जो संख्या थी वो 1 लाख से अधिक हो गई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील या परिवर्तनशील ग्रंथ है। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया। देखिए दोस्तों, जो महाभारत की मूल रचना थी वो बेसिकली संस्कृत में की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि महाभारत की रचना केवल संस्कृत तक सीमित रही। उसको बाद में भारत की अन्य भाषाओं में भी लिखा गया था, जिससे महाभारत को जो पढ़ने का जो दायरा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, जो महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ बनाती है। फिर आते हैं अनेक कहानियाँ। महाभारत की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी जो बाद में महाभारत के अंदर जोड़ी गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि महाभारत जो पुस्तक थी या जो ग्रंथ था उसका धीरे धीरे विस्तार हुआ। ठीक है, फिर आता है फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट, सॉरी, उपदेशात्मक अंश बाद में जुड़ा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि महाभारत में सिर्फ कौरव और पांडवों की कथा नहीं है, उसके साथ साथ उसमें कुछ शिक्षाएं हैं, उपदेश है। आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ज्ञान दिया था महाभारत के युद्ध में। ठीक है, तो उस अंश को उपदेशात्मक अंश कहते हैं, जो लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच महाभारत में जोड़ा गया। आरंभ में ये नहीं था। आपको ध्यान रखना है कि जब महाभारत शुरू में लिखा गया था तो उसमें उपदेशात्मक अंश या भगवत गीता नहीं थी। ये जो चीज़ इसके अंदर जुड़ी थी वो 200 से 400 ईसा पूर्व के आसपास इसको जोड़ा गया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि महाभारत जो था वो एक गतिशील ग्रंथ हो सकता था। उसके बाद रचयिता अनेक। देखिए महाभारत का जो ऑथर है वो एक नहीं है, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया था। बेसिक रूप से माना जाता है कि महाभारत की जो रचना है वो ऋषि वेद व्यास ने करी थी। ठीक है, लेकिन जो मेन उनको सोर्स माना जाता था भाट सारथी, कि जो भाट सारथी हुआ करते थे, जो राजाओं के साथ युद्ध में जाया करते थे, वो कहानियाँ किससे अपने बच्चों को सुनाते थे। आगे चल के वह कहानियाँ धीरे धीरे लिखित रूप में लिखी गई। ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट आता है प्रसंग माने जो महाभारत के जो इवेंट थे या कुछ कहानियाँ किस्से जो थी उनको मूर्तिकला और चित्रों में दर्शाना। देखिए दोस्तों, जब शुरुआती जो ट्रेडिशन था उस समय वो ओरल ट्रेडिशन था। ठीक है, सब कुछ मौखिक रूप से चलता था, लेकिन धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण हुआ तो मंदिरों में चित्र मूर्तियाँ वगैरह बनना शुरू हो गई। तो उससे महाभारत के जो प्रसंग इवेंट हुआ करते थे, कहानियाँ किससे होते थे, तो उनको मंदिरों में उकेरा गया। तो इससे क्या हुआ कि समय अनुसार महाभारत की जो कथाएं थी वो विभिन्न देशों में क्या होने लगी, फैलने लगी। तो इस आधार पे हम आज जैसा नाटक वगैरह है महाभारत में, फिल्में वगैरह, नाटक वगैरह, ये भी आप लिख सकते हैं कि वो उसको क्या बनाए, गतिशील बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि हमें वो पॉइंट दर्शाना है जिससे लगता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। तो दोस्तों
अब मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर भी आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना। अगर मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे नोट्स ले सकता है, ठीक है। बाकी आप समझना मेरी वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ जाएंगे आसानी से नोट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो अच्छी है या नहीं। यदि वीडियो में कोई गलती है तो भी आप हमें बता देना, हम आने वाले वीडियो में कुछ चेंजेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, क्योंकि ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ। बाय, जय हिंद।